ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं डॉक्टर संजीव शर्मा। नमस्कार। संकट और परेशानी के इस दौर में हमें जहां एक ओर नई चीजें सीखने को मिल रही है, वहीं दूसरी तरफ कुछ पुराने मानकों पर हमारा भरोसा बढ़ता जा रहा है। गौरवशाली भारतीय संस्कृति में आयुर्वेद का खास स्थान है। कोरोना के इस दौर में करोड़ों देशवासियों ने नए सिरे से आयुर्वेद के महत्व को समझा, जाना और इसे अपने जीवन का हिस्सा भी बना लिया। एक तरफ जहां दुनिया कोरोना वैक्सीन के लिए प्रयास कर रही है, वहीं आयुर्वेदिक औषधियों ने लाखों जिंदगियों को रोशन करने का काम किया है। आयुर्वेद के खजाने में इतना कुछ है कि हम जितना जानने की कोशिश करते हैं, हमारी उत्सुकता और बढ़ती जाती है। कोरोना संकट में आयुर्वेद ने उम्मीद की नई किरण दिखाई है। कोविड-19 से जुड़े इस खास कार्यक्रम में आज बात आयुर्वेद और कोरोना की होगी, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर के निदेशक आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर संजीव शर्मा। डॉक्टर संजीव, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नमस्कार श्रीवास्तव जी, और मेरे सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। इससे पहले कि डॉक्टर संजीव के साथ हम चर्चा शुरू करें, हम अपने श्रोताओं को बता देना चाहते हैं कि अगर वो भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 011-2331-4444। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-115767। डॉक्टर संजीव, जब से ये कोरोना संकट शुरू हुआ है, तभी से दुनिया भर के प्रयोगशालाओं में तमाम तरह की औषधियों का परीक्षण किया जा रहा है। एलोपैथिक औषधियों के बारे में हम सब जानते हैं कि कई सारी दवाइयां हैं, चाहे रेमडेसिविर हो, चाहे डेक्सामेथासोन हो, या कुछ और भी दवाइयां हैं। लेकिन आयुर्वेदिक औषधियों के भी ट्रायल भारत के अलग अलग आयुर्वेद से जुड़े चिकित्सालयों में चल रहे हैं। अब तक उनके क्या ट्रेंड्स सामने आए हैं डॉक्टर संजीव? जी, ये आपने सही फरमाया कि आयुर्वेदिक औषधियों के कई ट्रायल्स पूरे भारतवर्ष में, भारत सरकार के संस्थानों में या राज्य सरकारों में या दूसरे संस्थानों में, प्राइवेट संस्थानों में कई तरह के प्रयोग जो हैं वो चल रहे हैं, इस पर क्लिनिकल स्टडीज चल रही हैं। और उसके जो अभी तक जो एक इनिशियल ट्रेंड्स कह सकते हैं या अंतरिम जो रुझान है, वो एक बहुत हमें सकारात्मक मिल रहे हैं। यद्यपि अभी फाइनल स्टडीज का रिजल्ट जो है वो आना बाकी है, बहुत सारी स्टडीज का रिजल्ट जो है वो आना बाकी है, उनका एनालिसिस जो है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस बहुत बाकी है, और उसके बाद ही हम सही तरीके से बता पाएंगे कि वो कहाँ हमारी औषधियां या आयुर्वेदिक के जो तरीके हमने बताए हैं लोगों को, वो कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। लेकिन अभी जो इंटरिम एनालिसिस हम लोगों ने, इंटरिम ट्रेंड्स हम कहें तो वो जो हमने लिए हैं, वो बहुत ही उत्साहवर्धक और सकारात्मक हमें मिले हैं। जी। यहाँ एक और सवाल है कि जब से कोरोना संकट शुरू हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में भी कहा कि आयुष मंत्रालय के जो दिशा निर्देश हैं, उसका पालन करके आप अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा सकते हैं। और आयुष ने जो अपने वेबसाइट पर या अन्य माध्यमों से लोगों तक सूचनाएं पहुंचाई, उसमें काढ़ा जो है वो बहुत लोकप्रिय हुआ। लेकिन अब 6-7 महीने के बाद जो खबर आ रही है, बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये पढ़ने को मिल रहा है कि बेहिसाब काढ़ा पीने से तमाम तरह की बीमारियां हो रही हैं। डॉक्टर संजीव, आपसे यही समझना चाहेंगे कि बेहिसाब काढ़ा पीना क्या होता है, किस उम्र के लोगों को कितनी मात्रा में काढ़ा पीना चाहिए? जी, ठीक है। देखिए, एक तो काढ़ा, कौन सा काढ़ा पी रहे हैं, एक तो वो बात है। दूसरा ये है कि उम्र के हिसाब से हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सी उम्र में या किस अवस्था में काढ़ा कितनी बार पीना है। काढ़े का ओवर यूज या किसी भी चीज का हम ज्यादा प्रयोग जब करते हैं, चाहे वो हमारा खाना ही क्यों ना हो या पानी ही क्यों ना हो, कुछ भी हम जब मात्रा से ज्यादा प्रयोग करते हैं तो उसके निश्चित रूप से हानिकारक प्रभाव हमें देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर
काढ़े को मात्रावत पिया जाए और बिल्कुल वैसे बनाया जाए जैसे एक विधि है, उसको आयुर्वेद विधि है बनाने की, उस तरीके से बनाया जाए और मात्रा में लिया जाए तो निश्चित रूप से उसके कोई हानिकारक परिणाम हमें नहीं मिलते हैं। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उसकी मात्रा उचित हो। और हाँ, ये बात अवश्य है कि बहुत बार लोगों को, जो उन लोगों की प्रकृति है, मतलब बॉडी कंपोजिशन किस तरह का है, उसके ऊपर भी बहुत सारा डिपेंड करता है कि बहुत सारे लोगों को कुछ चीजें सूट नहीं करती हैं उनकी प्रकृति के अनुसार। तो वो हमें अपने शरीर को भी समझना होगा कि ये जो काढ़े के जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं, उसमें जो घटक द्रव्य हैं, क्या हमें सूट करते हैं या उनसे कुछ परेशानी हो रही है तो जबरदस्ती पीने की नहीं जरूरत है। तो ये जरूरी नहीं है कि जो काढ़ा बताया गया है वो सारी चीजें उसमें डालनी ही है। आप अपनी सूटेबिलिटी के हिसाब से उसको अमेंड कर सकते हैं। यही आयुर्वेद की एक विशेषता है कि वो कोई फिक्स प्रोपोर्शन और फिक्स्ड ये नहीं है। जी आपने कहा कि एक नियत मात्रा में काढ़ा पीना चाहिए और उसके इंग्रेडिएंट्स पे भी आपने बात की। एक बार हमारे श्रोताओं को बता दें कि जो कोरोना के लिए काढ़ा बनाया जा रहा है उसमें कौन कौन सी चीजें शामिल करनी चाहिए और उनकी मात्रा क्या होनी चाहिए। जैसे आयुष मिनिस्ट्री ने जो आयुष इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक जो बताया है, जो सब जगह और अपने वेबसाइट पे भी आयुष मिनिस्ट्री ने डाला है, वो है तुलसी के पत्ते, दालचीनी, शुंठी, अदरक जिसको बोलते हैं सूखा अदरक, और काली मिर्च। ये तुलसी के पत्ते 4 हिस्सा, दालचीनी 2 हिस्से और शुंठी अदरक जो है 2 हिस्से और काली मिर्च 1 हिस्सा। इसका पाउडर बना करके 3 ग्राम पाउडर के लगभग 150 ml पानी, गर्म पानी में मिला करके 2 बार इसको या 1 बार दिन में पीना है। अब इसमें बहुत सारे लोगों को हो सकता है शुंठी सूट ना करे, जो अदरक है वो सूट ना करता हो या ना करे, तो जिसको नहीं करता है उसको वो इस चीज को विड्रॉ कर सकता है। आप 1 चीज से 2 चीज से 3 चीज से काम चला सकते हैं या आप उसकी मात्रा भी कम कर सकते हैं। उतनी मात्रा में अगर नहीं आपको सूट कर रहा है तो उसको भी आप कम कर सकते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी है कहीं ना कहीं हमारे इसमें। ये तो वो क्वाथ है या काढ़ा है जो भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने एक आयुष ड्रिंक के नाम से बताया गया है। और भी बहुत सारे क्वाथ हैं जो अलग अलग हमारे क्लासिक्स जो है, हमारे चरक या सुश्रुत संहिता या दूसरी संहिता ग्रंथ जो उनमें बताए गए हैं, वो काढ़े भी बहुत बेनिफिशियल हैं। जैसे गोजीवादी क्वाथ एक बहुत अच्छा काढ़ा है जिसका हम लगातार प्रयोग कर सकते हैं। तो ये जो है नियत मात्रा में जैसे पहले बताया गया और अपनी बॉडी के अनुसार लें, और चिकित्सक का कहीं परेशानी है तो चिकित्सक का परामर्श जरूर ले लें। जी डॉक्टर संजीव, यहाँ पर और भी बहुत सारे मीडिया माध्यमों से लोगों तक ये जानकारी पहुंचती है कि आप काढ़ा का तो सेवन कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ आप गिलोय का सेवन कर लें, किसी और आयुर्वेदिक औषधि का सेवन कर लें। क्या काढ़ा अपने आप में संपूर्ण औषधि है इस कोरोना काल में, या काढ़ा के अलावा गिलोय और तमाम तरह की दूसरी औषधियों का भी सेवन करना चाहिए? देखिए, बहुत सारी औषधियां हैं और काढ़ा अपने आप में भी एक औषधि है। और काढ़ा या एक आध औषधि, जैसे आपने खुद ही बताया कि जो गिलोय है या जिसकी बनी बनाई औषध गुड़ूची घनबटी के नाम से या संशमनी बटी के नाम से, तो 1 या 2 चीजों का एक कॉम्बिनेशन काढ़ा और गिलोय घनबटी हम प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारी चीजें, क्योंकि बहुत सारी चीजें कई स्तरों पर बताई जा रही हैं, आयुष मिनिस्ट्री ने जो बताई हुई है बहुत लिमिटेड है, लेकिन बहुत सारी चीजें कई माध्यमों से या फार्मास्यूटिकल हाउसेस से प्रचारित भी हो रही हैं। तो हमें उनके प्रभाव में आकर के सभी चीजों को एक साथ शुरू करना ये गलत निर्णय होगा। ऐसी स्थिति में आप चिकित्सीय परामर्श जो है अवश्य लें कि हमें क्या क्या लेना चाहिए। लेकिन एक बात और भी ध्यान रखें कि हम मिनिमल मेडिकेशन हम पे भी हमारा ध्यान रहना चाहिए। क्वाथ अगर ले रहे हैं तो एक आध औषधि जो उसके साथ सूट करती है, जैसे गिलोय घनबटी या संशमनी बटी जो है, उसको आप ले लें। आप सोचें कि हम च्यवनप्राश भी ले लें, अश्वगंध भी ले लें, तो और भी कई औषधियां हैं, या कंपनी के द्वारा कई तरह के ड्रिंक्स या कई तरह की टैबलेट्स बनाई जा रही हैं, सब कुछ ले लें तो निश्चित रूप से उसके हानिकारक परिणाम आएंगे। तो सही बात यही है कि आप काढ़ा और जो दवाई ले रहे हैं उसमें चिकित्सीय परामर्श अवश्य ले लें। जी बिल्कुल। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए इस समय देशवासी जो हैं वो हर तरह के प्रयास कर रहे हैं अपने अपने स्तर पर। अगर फलों की बात करें, मौसमी फलों में वो कौन कौन से फल हैं जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता में इजाफा संभव है? देखिए, अगर मौसमी फल जब हम बात करते हैं तो उस सीजन का जो फल है वो निश्चित रूप से लाभदायक है, चाहे भी फिर वो कोई भी हो। आजकल एक
क्या समस्या हमारे सामने आ गई है कि आजकल हर सीजन में हर फल लगभग उपलब्ध है या हर सब्जी लगभग उपलब्ध है। ये एक जो नेचुरल जो प्रिंसिपल है उसके बिल्कुल नेचुरल जो सिद्धांत है, नैसर्गिक जो सिद्धांत है उससे बिल्कुल विरुद्ध है। अगर आप सर्दियों में आम खाते हैं तो उसके कहीं ना कहीं दुष्परिणाम मिलेंगे। आजकल का जो जैसे सीजन चल रहा है, सेब एक बहुत अच्छा फल आज मार्केट में अवेलेबल है और उसका प्रयोग अगर हम करते हैं तो निश्चित रूप से हमें उसका फायदा मिलेगा। और वो बहुत ये कहने की बात ही नहीं है कि सेब से कितने फायदे होते हैं। सेब बहुत फायदेमंद है, उसमें कई तरह की एंटीऑक्सीडेंट्स और कई तरह की चीजें जो है उसमें विटामिन वगैरह मिनरल्स अगर हम उस तरीके से बात करें तो उपलब्ध हैं। तो इसलिए सीजनल फ्रूट्स एक लिमिटेड क्वांटिटी में, अदरवाइज अगर किसी को कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है तो उनको लेने में कोई हर्ज नहीं। और फल तो लेने ही चाहिए, फलों का जो नेचुरल शुगर उनके अंदर है उसके बहुत बेनिफिशियल इफेक्ट्स हैं। जी कार्यक्रम में पहले कॉलर जुड़ चुके हैं। उत्तर प्रदेश के बिजनौर से आसिफ जी जुड़ चुके हैं। आसिफ जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नमस्कार सर। नमस्ते। नमस्कार आपको भी नमस्कार जी। नमस्कार जी आसिफ। नमस्कार सर। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मैं सऊदी का गाढ़ा पीता हूँ। कौन सा काढ़ा? सिर्फ एक बार। आसिफ जी, आप कौन सा काढ़ा पीते हैं? अच्छा जी, सऊदी से मंगाया जाता है सर जी। हाँ जी, तो वो गाढ़ा पी रहा हूँ मैं, सिर्फ एक बार पी रहा हूँ जी। उससे मुझे कोई किसी तरह का नुकसान नहीं है। वो सालाना बुखार भी आता था, वो भी नहीं आया जब से कोरोना चला है जी। क्या मैं उसको पीता रहूँ सर? हाँ देखिए, जो आप काढ़ा मंगवा रहे हैं, आपने जैसे खुद ही कहा कि आप सऊदी से मंगवाते हैं, तो एक तो उस काढ़े के क्या इंग्रेडिएंट्स, मतलब उसमें कंटेंट्स क्या क्या है, उसके अंदर है क्या क्या, उसकी जानकारी हमें नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ये बता पाना कि आप उसको लेते रहें या कितना लेना है, कितना लेना चाहिए, वो थोड़ी सी हमारे लिए समस्या रहेगी। उसके अगर इंग्रेडिएंट्स हमें पता हो तो हम बता सकते हैं कि आप लेते रहें या ना लें या इतने समय तक लें। क्योंकि आप कह रहे हैं कि आप ले रहे हैं और आपको फायदा है तो उसमें लेने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप, क्योंकि मुझे लगता है वो निश्चित रूप से यूनानी चिकित्सा पद्धति का काढ़ा होगा, जैसे आपने बताया सऊदी अरब से आ रहा है, तो आप यूनानी चिकित्सक को या किसी पास में आयुर्वेद की चिकित्सक को दिखा लें और जो भी काढ़े के इंग्रेडिएंट्स हैं उसी हिसाब से आप तय कर सकते हैं। बिना नाम के, औषधियों के नाम से ये बताना कठिन होगा कि आप उसको यूज करते रहें या नहीं। जी बिल्कुल। डॉक्टर संजीव, आयुर्वेद में दिनचर्या का बहुत महत्व बताया गया है प्राचीन ग्रंथों में। अब जब भारत में अनलॉक 4 की शुरुआत हो चुकी है, बहुत सारी चीजें खुल चुकी हैं, ऐसे में आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि कैसी दिनचर्या हो जिससे कि रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़े और कोरोना संकट का हम सामना भी कर सकें। जी देखिए, दिनचर्या का हमारे जीवन में, ना सिर्फ कोरोना काल में लेकिन अपने पूरे जीवन काल में दिनचर्या का, ऋतुचर्या का एक बहुत बड़ा महत्व है और इस महत्व को हम नहीं समझ पा रहे हैं और हमारी दिनचर्या बिल्कुल अव्यवस्थित है, बिल्कुल पटरी से उतरी हुई है। चाहे कोई भी हो, चाहे वो हमारी मजबूरियां हों, चाहे हमारी आदतें हों, लेकिन वो दिनचर्या हमारी बिगड़ी हुई है। दिनचर्या हमारी बहुत अच्छी होनी चाहिए और ऋतु के अनुसार होनी चाहिए, जिसको हम ऋतुचर्या के नाम से भी जानते हैं। क्योंकि जो हमारे इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में जो जो हो रहा है उसका प्रभाव कहीं ना कहीं हमारे शरीर पर भी होता है। आयुर्वेद का एक सिद्धांत है, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, कि जो ब्रह्मांड में हो रहा है, यत ब्रह्मांडे तत् पिंडे, तो वो उसका इस शरीर में भी प्रभाव होता है। तो अगर सीजनल चेंजेस हो रही हैं तो उसका प्रभाव हमारे शरीर पर होता है। ये हम सभी लोग जानते हैं कि जैसे ही सीजन चेंज होता है तो हमारी बॉडी उस सीजनल चेंज को एकदम तैयार नहीं होती है, धीरे धीरे ट्रांजिशनल फेज में जाती है। तो उस समय हम कई बार व्याधियों की, जिसको हम सीजनल डिजीजेज भी कहते हैं, उनसे ग्रसित होते हैं। तो उस दिनचर्या का और उस ऋतु के अनुसार दिनचर्या का हमें पालन अवश्य रूप से करना चाहिए। जहां तक आजकल के इस कोविड के काल की बात अगर हम करें तो दिनचर्या का बड़ा स्ट्रिक्टली हमें पालन करना चाहिए, दिनचर्या का भी और रात्रिचर्या का भी। मैं रात्रिचर्या के ऊपर इसलिए आ रहा हूं कि स्लीप यानी नींद, इसका हमारे इम्यूनिटी के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव है, बहुत बड़ा प्रभाव है। अगर हम सही तरीके से नींद लेते हैं और सही हमारा भोजन है तो हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहेगी और रेगुलेटेड रहेगी और उसमें कोई दिक्कत हमें नहीं आएगी, हम शारीरिक रूप से फिट रहेंगे। तो नींद का लेना
एक सम्यक नींद का लेना बहुत आवश्यक है जो हमारी डिस्टर्ब्ड है। आज हम रात को लेट सोते हैं, सुबह देर तक हम जो है सोते रहते हैं, लेट जगते हैं। इसका बहुत बड़ा दुष्प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है, क्योंकि ये आधुनिक चिकित्सा विज्ञान का भी ये मानना है कि जो हमारा लिवर है वो रात्रि काल में जब हम सोते हैं उसमें रीजनरेट करता है। अगर दिन में सोए तो उस वक्त रीजनरेट नहीं करता है। और लिवर हमारे मेटाबॉलिज्म का सबसे बड़ा ऑर्गन है, हमारी बॉडी का पावर हाउस है, और उसको रीजनरेट रात को ही होना, और रात को हमें नींद लेनी पड़ेगी अगर प्रॉपरली हमने अपने शरीर को रखना है और व्याधियों से मुक्त करना है। इसलिए जो दिनचर्या है और रात्रिचर्या है और प्रॉपर नींद और प्रॉपर आहार, फूड, ये बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल। जयपुर से रामू यादव जी जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। हाँ जी। रामू जी स्वागत है, पूछिए क्या जानना चाहते हैं आप? जी मैं रामू यादव बोल रहा हूँ, जयपुर झोटवाड़ा। जी नमस्कार। जयपुर से बोल रहा हूँ साहब। मेरी उम्र 83 साल की है, नेत्रहीन हूँ। मेरे शरीर में पेट से भी कई बार चलने में कब्जी रहती है और मैं खाने पीने से कम खाता हूँ एक टाइम जी, और घर से बाहर निकलता नहीं हूँ। 4 महीने हो गए तो जी। रामू जी ये समझने की कोशिश कर रहे हैं, नेत्रहीन हैं, 83 वर्ष की इनकी उम्र है, थोड़ी सी कब्जियत की भी समस्या इनको रहती है, कम खाना खाते हैं, 4 महीने से ये बाहर नहीं निकले हैं। ऐसे में वो अपने आप को व्यवस्थित कैसे करें? देखिए, एक तो बहुत अच्छी बात है कि 4 महीने से इस क्राइसिस में वो घर से बाहर नहीं निकले, एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 83 साल की उम्र एक अपने आप में कोमॉर्बिडिटी बन जाती है इस विशेष समय में। दूसरी बात, उनकी कब्ज की प्रॉब्लम है, तो कब्ज इस अवस्था में, इस उम्र में अक्सर लोगों को रहती है, क्योंकि जो हमारी जो इंटेस्टाइन्स हैं, आंतें हैं, उनकी जो मोटिलिटी है, जिसको हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स बोलते हैं, वो थोड़ी सी स्लगिश रहती है। तो ये अक्सर इस उम्र में लोगों को ये समस्या रहती है। तो इसके लिए पानी की थोड़ी सी अधिक मात्रा का प्रयोग करना या ऐसे खाद्य पदार्थों का प्रयोग करना जिससे इनकी कब्ज की शिकायत दूर हो। और अगर बहुत सीवियर हो तो कुछ माइल्ड लेग्जेटिव ये ऑफ एंड ऑन ले सकते हैं। रेगुलर लेग्जेटिव लेना वो एक हानिकारक चीज है, उसकी आदत नहीं डालनी चाहिए, लेकिन कभी कभार उसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन लगातार उसका प्रयोग ना करें। जी बिल्कुल। जहां तक खाने की बात है, कम खाना, यानी अपने इस उम्र में जितना खाना चाहिए मुझे लगता है उतना ये अवश्य ले रहे होंगे, और कम खाना अपने आप में एक बहुत बड़ी औषधि है और जिसका ये खुद से आप प्रयोग कर रहे हैं, और इनके स्वास्थ्य के लिए हम कामना करते हैं। जी बिल्कुल। इस कार्यक्रम से कुछ श्रोता लगातार जुड़े हुए हैं। राजधर मिश्र जी भी ऐसे ही एक श्रोता हैं जौनपुर से। स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी नमस्ते। मेरा नमस्कार। हाँ नमस्कार मिश्र जी। सर मेरे 2 सवाल हैं। जी सर, मेरा पहला सवाल ये है कि कुछ देशों में कोरोना दोबारा शुरू हो गया है, जो ठीक हुए इस पे भी हो रहे हैं, संक्रमित हो रहे हैं। तो सर क्या भारत में भी सर इसका डर है क्या? क्योंकि अभी कुछ पेपर में निकला था कि सर्दी में और मतलब कि विकराल रूप लेगा। और सर मेरा दूसरा सवाल ये है कि जब अनलॉक 4 चालू हुआ है तब सर सोशल डिस्टेंस का कोई नाम ही नहीं है। सर हम बस देखिए, ट्रेन देखिए, लोग एक दूसरे के ऊपर जा रहे हैं। सर हम कोरोना से कैसे मतलब इसमें लड़ाई कर पाएंगे सर? थैंक यू सर। जी हाँ, आपकी इनका पहला सवाल डॉक्टर संजीव ये है कि दुनिया के कुछ देश ऐसे हैं जहां कोरोना की सेकेंड वेव देखने को मिल रही है, क्या भारत में भी ये स्थिति आने वाली है? देखिए, आकलन या अपेक्षा अगर हम हमें जो एडवाइजरीज जारी की गई हैं उनका अगर हम सही तरीके से पालन नहीं करेंगे और उसका हम एक अपने आप को इसमें जबरदस्ती विक्टिम बनाएंगे तो निश्चित रूप से सेकंड वेव आ सकती है। क्योंकि अब लोगों का एक डर जो है वो खत्म हो रहा है। पहले जब तक डर था, लोग घरों के अंदर थे, बहुत सारी अपने सारे जो मेजर्स थे उनको ले रहे थे, लेकिन अब वो डर हम देख रहे हैं धीरे धीरे दूर हो रहा है, लोग नॉर्मल रूटीन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में रिस्क बढ़ गया है। और दूसरा रिस्क सबसे बड़ा क्या है कि एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स बहुत ज्यादा हैं। जैसे हो सकता है मुझे ये हो लेकिन मुझे सिम्टम कोई नहीं हो, तो वो बहुत बड़े कैरियर हैं, बहुत बड़े रिस्क हैं। इसलिए ये जो मेजर्स, सोशल डिस्टेंसिंग का, ये मास्क का पहनना, रेस्पिरेटरी एटिकेट्स जो है वो जरूरी है, या हैंड वॉशिंग, हैंड सैनिटाइजर का यूज, ये बहुत जरूरी है। इसका सारे जनता को
दिल से इनको मानना चाहिए और इसका पालन करना चाहिए, अक्षरशः पालन करना चाहिए इसका। जी, आपने इनके दूसरे सवाल का भी लगभग जवाब दे दिया कि अनलॉक 4 में सोशल डिस्टेंसिंग को कैसे मेंटेन किया जाए। तो आप जहां भी जाएं अपने तरफ से जरूर कोशिश करें कि दूसरे व्यक्ति से आप एक सुरक्षित दूरी बनाकर रखें, क्योंकि सुरक्षित दूरी ही कोरोना के खिलाफ लड़ने में मददगार साबित हो सकती है। जी। मध्य प्रदेश के रीवा से रामजी गर्ग जी जुड़ चुके हैं। रामजी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। जी सर जी, राम राम, और डॉक्टर साहब को भी राम राम। जी नमस्ते। जी राम राम जी। मैं खैर मजियार, जिला रीवा, मध्य प्रदेश से रामजी गर्ग बोल रहा हूँ। जी सर, हमारे पीठ में और गर्दन में बहुत दर्द रहता है। इसके बावजूद मैं डॉक्टर को भी दिखा तो उन्होंने बोला कि आप तकिया लगाते होंगे इसलिए दर्द रहता है, तो तकिया भी लगाना बंद कर दिए, फिर भी दर्द रहता है। तो क्या ये कोरोना का लक्षण है सर जी? नहीं, ऐसा नहीं है। दर्द जो पीठ में या गर्दन में आपकी दर्द है वो कोरोना का लक्षण नहीं है। इस भय को आप बिल्कुल मन से निकाल दें। आप इसका सही तरीके से निदान यानी डायग्नोसिस करवाएं और उसी हिसाब से ट्रीटमेंट करवाएं, और आपको मुझे लगता है बहुत ज्यादा दवाइयों की जरूरत नहीं रहेगी। आप सिंपली एक्सरसाइजेस ही, थोड़ी बहुत दवाइयां और साथ में कैल्शियम और विटामिन वगैरह से आप ठीक हो सकते हैं। आयुर्वेदिक औषधियों का प्रयोग करने से आप ठीक हो सकते हैं, लेकिन एक चिकित्सीय परामर्श लेकर के अपने जो इन्वेस्टिगेशन है, एक्सरेज वगैरह वो करवाएं। लेकिन कोरोना का ये एब्सोल्युटली लक्षण नहीं है कि पीठ में या गर्दन में दर्द सिर्फ हो और उसको हम कोरोना कहें, तो इस भय से आप मुक्त रहें। जी हाँ, बिल्कुल। और बेंगलुरु से अगले कॉलर जुड़ चुके हैं, श्रीकांत जी। श्रीकांत जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नमस्कार जी। बहुत नमस्कार। और डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। डॉक्टर साहब, आपसे ये अनुरोध है कि आप लोग इतनी मेहनत करके काढ़ा बनाते हैं, सबको पीने के लिए बोलते हैं, सबकी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब, जरा उन लोगों को ये भी बता दीजिए कि किन चीजों से काढ़ा वगैरह छोड़ किन चीजों से इम्यूनिटी कम होती है, क्योंकि एक तरफ तो आपका बताया हुआ काढ़ा पिएंगे और दूसरी तरफ नशा वगैरह करेंगे, तो कृपया बताएं किन चीजों से इम्यूनिटी कम होती है। धन्यवाद, जय हिंद। जी, बहुत आपने महत्वपूर्ण बात उठाई है कि सिर्फ इम्यूनिटी बढ़ाने के उपाय करते रहें और दूसरी तरफ हम अपना खाना पीना इस तरह से रखेंगे कि उससे इम्यूनिटी या हमारे स्वास्थ्य, जनरल स्वास्थ्य जो है वो अगर डाउन होता हो तो उस काढ़ा पीने का या उन इम्यून बूस्टर दवाइयों के प्रयोग का कोई फायदा नहीं रहेगा। तो ये तो एक जन जन तक संदेश जाना चाहिए कि ये जो कोरोना काल है हमारे लिए एक विशेष अवसर भी है कि हम अपनी जो जितनी भी इस तरह के दुर्व्यसन है उनको हम छोड़ने का प्रयास करें और अपना जो प्राकृतिक आहार है या अपना जो प्राकृतिक पेय है हमारे उस पर हम आए। जो घर का खाना है, जो हम कल्चरली अपना खाना बनाते हैं, घर के अंदर बनाते हैं, उस खाने पे विश्वास करें। सही रूप से वही खाना है। बाजार का खाना या जंक फूड खाना या दुर्व्यसन करना, शराब पीना या दूसरी औषधियों का, मादक द्रव्यों का सेवन करना, ये कभी भी किसी भी तरीके से ना तो सहायक है, ना ही इससे कोई फायदा है। आर्थिक नुकसान भी होता है, पारिवारिक और सामाजिक नुकसान भी होता है और स्वास्थ्य का भी नुकसान होता है। तो ये तो सभी लोगों को आकाशवाणी के माध्यम से हम संदेश देना चाहते हैं कि इस तरह के दुर्व्यसनों का तुरंत त्याग करें और अपने स्वास्थ्य के प्रति आप सचेत रहें, ताकि हम एक स्वस्थ भारत का निर्माण कर सकें, स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकें, स्वस्थ व्यक्ति का निर्माण कर सकें। जी हाँ, बिल्कुल। कोरोना संकट में खान पान का महत्व बढ़ जाता है। बिहार के दरभंगा से अशोक मिश्र जी जुड़ चुके हैं। अशोक जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। जी सर, नमस्कार डॉक्टर साहब को और आपको भी नमस्ते। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, एक महीना पहले जी मैं थोड़ा सा मुझे बुखार, खांसी और इस तरह की कुछ समस्याएं उत्पन्न हो गई थी जी। और इसके बाद स्वाद और सुगंध में भी कमी आ गई थी जी जी। और इसके बाद से कमजोरी अनुभव होने लगा था और कभी कभी मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि सांस लेने में भी थोड़ी सी कठिनाई हो रही है। जी जी। बीपी जांच कराने के बाद पता चला कि मेरा बीपी भी थोड़ा नीचे वाला कम रह रहा है और ऊपर वाला भी थोड़ा सा लो ही रह रहा है। जी जी। थोड़ा आपसे एक प्रार्थना और अनुरोध होगा कि इसके लिए कौन सी औषधि ली जाए कि मेरा ये बीपी थोड़ा सा संतुलित हो जाए और कब्ज थोड़ी सी रह रही है, थोड़ी गैस की भी समस्या हो गई, वो थोड़ा सा दूर हो जाए।
जी, आपकी उम्र कितनी है? अशोक जी, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर संजीव कि 1 महीने पहले इनमें कोरोना जैसे ही सारे लक्षण थे, उसके बाद से इनका रक्तचाप थोड़ा सा कम हो गया है और कब्जियत की समस्या हो गई है। क्या ये कोरोना से जुड़ा मामला है? अगर ये मामला है तो इसमें कौन सी औषधियां फायदेमंद हो सकती हैं? जी, पहले तो बात यह है कि जो इन्होंने लक्षण बताए और खास करके इनके स्मेल का और टेस्ट का लॉस हो गया था, तो वो एक इसी तरफ इशारा करता है कि ये कोरोना पॉजिटिव शायद रहे होंगे, लेकिन इन्होंने शायद टेस्ट नहीं करवाया, इसलिए उसका कंफर्मेशन नहीं हो पाई। लेकिन ये उससे जुड़े हुए लक्षण लगते हैं और कोरोना के बाद जो रेजिडुअल सिम्टम्स हैं या रेजिडुअल जो पैथोलॉजीज हैं वो पीछे जो रहती हैं, उसके कारण इनको एक कमजोरी का एहसास हो रहा है और उसी के कारण इनका जो ब्लड प्रेशर है वो इनके अनुसार वो डाउन भी रहा है। देखिए, ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए कोई सच कोई औषधि नहीं होती है कि ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए हम कोई गोली प्रेस्क्राइब कर दें। इनको अपने खाने पीने पर और अपने न्यूट्रिशन पर, अपने आहार पर पूरा ध्यान देना होगा और इसके अतिरिक्त ये अपने जो विटामिन वगैरह हैं या आयुर्वेद का आप च्यवनप्राश का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर से ये सलाह दूंगा कि आप वहां से स्थानिक जो चिकित्सक है उससे आप जरूर जो है वो परामर्श करें ताकि और भी आपके टेस्ट करवाए जा सकें, ब्लड शुगर है या आपके दूसरे टेस्ट जो है वो करवाए जा सकें ताकि कहीं वहां पर तो नहीं गड़बड़ हो रही है और उसके बाद ही अगर चिकित्सा शुरू करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि टेस्ट रिपोर्ट इनके पास कोई भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में कोई भी औषध, खास करके जैसे मैंने च्यवनप्राश की बात की, मान लो इनको ब्लड शुगर बाई चांस निकल आए तो च्यवनप्राश उसके लिए फिर इनके लिए हानिकारक हो सकता है। तो इसलिए स्टेट वे से मैं ये नहीं कहूंगा कि ये पर्टिकुलर औषध लें। हाँ, विटामिन की टैबलेट्स या कैप्सूल ये जरूर शुरू कर सकते हैं, या हमारा आंवले पाउडर आता है, आंवले की चूर्ण आता है, आंवले का सिंपल पाउडर जो है या गिलोय बटी जो है, इसका ये शुरू कर सकते हैं सेवन, उसमें कोई लेने में दिक्कत नहीं। महाराष्ट्र के ठाणे से आदित्य जी जुड़ चुके हैं। आदित्य जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। मेरा पहला सवाल ये है कि जो है किसी कोविड पेशेंट को डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब्ड क्वारंटाइन जब उसका हो जाए तब उसको क्या करना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए हॉस्पिटल से आ गया है और उसको प्रिस्क्राइब्ड क्वारंटाइन उसका पूरा हो चुका है, तो उसको क्या करना चाहिए? क्या अभी भी उसको घर में मास्क और सोशल डिस्टेंस का मेंटेन रखना चाहिए? उसको कैसे क्या करना चाहिए? अगर कोई विस्तृत निर्देश हैं तो आप बताएं। जी देखिए, अगर तो वो कोरोना पॉजिटिव थे और उनका वो जो स्पेसिफाइड पीरियड है वो पूरा हो चुका है, तो क्या उनका वो टेस्ट हुआ है और वो टेस्ट में नेगेटिव आए हैं? अगर टेस्ट हुआ और नेगेटिव आए हैं तो वो घर के अंदर अगर दूसरे व्यक्तियों को कोई सिम्टम नहीं है, कोई फीचर्स नहीं है, तो वो नॉर्मली रह सकते हैं। लेकिन ये अच्छा रहेगा कि कुछ दिनों तक वो इन चीजों का पालन करते रहें, खास करके मास्क का प्रयोग करते रहें। बाकी सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह तो घर में भी आम आदमी को भी लगभग रखनी ही चाहिए, लेकिन मास्क का प्रयोग जो है वो अगर उनका टेस्ट नहीं हुआ है तो मास्क का प्रयोग तो करना चाहिए जब तक टेस्ट नेगेटिव रिपोर्ट नहीं आ जाती है। डॉक्टर संजीव, कार्यक्रम में समय बहुत कम बचा है, चलते चलते संक्षेप में हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हाँ, श्रोताओं को आपके माध्यम से हम ये संदेश देना चाहेंगे कि आप एक तो अपना धैर्य उसको बनाए रखें, विश्वास को बनाए रखें। इससे हतोत्साहित, ये जो समय चल रहा है इससे हतोत्साहित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप जितनी सावधानियां सरकार के द्वारा और प्रशासन के द्वारा या विभिन्न प्रचार माध्यमों से दी जा रही हैं उनका अक्षरशः पालन करते रहें, उनसे कहीं उस लीक से ना हटें। सबसे बड़ा संदेश तो इसमें ही है। दूसरा ये है कि अपने खाने पीने में पूरा ध्यान रखें, अपनी नींद का पूरा ध्यान रखें और योगिक एक्सरसाइजेज आप करते हैं, लेकिन जब आप योग करें तो लिमिटेड एक्सरसाइज करें, अपने शरीर को एग्जॉस्ट या थकाना नहीं है। जिम वाली एक्सरसाइजेज की बात हम नहीं कर रहे हैं, योग की बात कर रहे हैं जहां लाइट एक्सरसाइजेज आप करें ताकि बिल्कुल योग करें, व्यायाम करें, सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। डॉक्टर संजीव, आकाशवाणी के इस खास कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, स्वागत। तो जैसा कि डॉक्टर संजीव बता रहे थे, सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करके आप कोरोना को मात दे सकते हैं। हमारी भी यही कामना है कि आप स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे डॉक्टर संजीव शर्मा।
ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।